नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग दोस्तों। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे हिंदी भाई हमेशर। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि पॉलिटी की सीरीज चल रही, तो सीरीज नंबर आज 19 है। इसके बारे में जो हम लोग फेमस क्वेश्चन है उसको अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देर की आज की जो क्लास है उसको चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि कथन भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य में एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका है? मतलब कि ये जो कथन दिया गया है वो किस विचारक का है? तो उनका नाम लिखेंगे केसी व्हीयर का। ठीक है दोस्तों, उन्होंने ये कथन दिया था कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, वो ठीक है अधिक कठोर और अधिक लचीला होने के बावजूद एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये कथन किसका है? केसी व्हीयर का है। फिर संविधान के किस भाग या विषय को जी ऑस्टिन ने राज्य की आत्मा का है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यहाँ पे राज्य की आत्मा कह रहा है, ना कि संविधान की आत्मा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि संविधान की आत्मा तो अनुच्छेद 32 होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि राज्य की आत्मा। तो ये जो है ठीक है प्रावधान है, तो किससे कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है। यहाँ पे बात हो रही है राज्य की आत्मा की, न कि संविधान की आत्मा की। संविधान की जो आत्मा है ठीक है वो आपका अनुच्छेद 32 है, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत, तो उसका उल्लेख किया गया। यहाँ पे राज्य की आत्मा है तो नीति निर्देशक तत्व हैं, और एक इस देश के संविधान से लिए गए हैं तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनका उल्लेख भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। ओके दोस्तों, फिर संविधान के किस विषय को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता? तो ठीक है, ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसका अर्थ है कि ठीक है जो परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय का अर्थ है कि ठीक है जो फोर्सेबल नहीं है, कि ठीक है जैसे हमारे मूल अधिकार है, अगर वो छीले गए तो उसको हम न्यायालय के द्वारा ठीक है वापस ले सकते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी है, अगर आपको सरकार नहीं दे रही है तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 21 संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदाता है उनकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसके लिए 61वां संविधान संशोधन करना पड़ा। 61वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1989 में 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके माध्यम से जो हमारे देश के मतदाता थे उनकी वोटिंग करने की जो आयु थी ठीक है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ओके दोस्तों, फिर केंद्र सरकार के आवश्यक 3 अंग कौन कौन से हैं? या एक तरह से 3 स्तंभ कौन से हैं? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन करा है। तो उनमें से कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका जिसे हम लोग एजुकेटिव भी कहते हैं, कार्यपालिका। फिर है न्यायपालिका। न्यायपालिका जैसे कि आपका सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, या ठीक है जो जिला न्यायालय हो गया, वो सभी। और विधायिका। विधायिका का अर्थ है कि संसद केंद्र में जैसे कि जो विधान बनाती है, विधान का अर्थ है कि कानून। ठीक है, विधायिका जो कानून बना उसको विधायिका बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विधायिका। विधायिका में जैसे आपका केंद्र में संसद आ गया, राज्यों में विधानमंडल। तो ये सभी, इन सभी को हम लोग 3 स्तंभ कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? भारत सरकार के 3 मुख्य स्तंभ हैं। और अगर हम लोग बात करें कि जो प्रेस या मीडिया, उसको चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19A में किया गया है। फिर ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? मतलब कि ब्रिटेन में ठीक है किसको सर्वोच्च माना जाता है? तो ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना जाता है, जबकि अपने भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में संसद को नहीं, संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। फिर अमेरिकी संविधान में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? क्योंकि अमेरिकी संविधान में कौन सर्वोच्च है? तो वहाँ पर न्यायालय की जो ठीक है एक तरह से अवधारणा है उसको सर्वोच्च माना गया है। ओके दोस्तों, देखिए ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता संसद की है, अमेरिका में किसकी सर्वोच्चता है? न्यायालय की है। लेकिन भारत में ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि भारत में किसको सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है? तो भारत में जो सर्वोच्च स्थान है वो संविधान को प्रदान किया गया है। जो भी ठीक है एक तरह से संवैधानिक पद है, जैसे कि भारत के प्रेसिडेंट है, पीएम है, और हमारे जो ठीक है न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, ठीक है, तो अगर ये सभी संविधान के दायरे में रहकर अपने सभी जो कर्तव्य हैं या कार्य उसको करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अपने भारतीय संविधान में संविधान जो है ठीक है इसकी सर्वोच्चता है। और दूसरे अन्य देशों में जैसे अमेरिका है, इसमें न्यायालय की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, लेकिन अपने भारतीय संविधान में जो संविधान है इसको सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। ओके दोस्तों, फिर संविधान के किस भाग में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया? तो यहाँ पे भाग कह रहा है तो भाग 1 होगा। ठीक है, भाग 1 में ठीक है जैसे कि हमारा भाग 1 है, तो इसमें ठीक है इसका उल्लेख अनुच्छेद यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक किया गया। अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट विल बी यूनियन ऑफ स्टेट है। ओके दोस्तों, तो राज्य में और संघ भी हैं। फिर वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे वर्तमान की बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और 7 हमारे ठीक है संघ शासित क्षेत्र हैं।
इनको शॉर्ट में हम लोग यूटी बोलते हैं। यूटी का अर्थ है कि यूनियन टेरेटरीज, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए जब यहाँ पे 2019 के पहले जम्मू कश्मीर राज्य था तो राज्यों की संख्या 29 थी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया और उसको दो भागों में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो हमारे यूटी बने, तो 7 से बढ़कर यूटी की संख्या 9 हो गई। लेकिन 26 जनवरी 2022 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक ही में विलय करके, ठीक है, कर दिया गया, जिससे यूटी की संख्या, ठीक है, पुनः 8 हो गई। यहाँ पे, ठीक है, 8 होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नए राज्यों की स्थापना में प्रवेश करने का अधिकार किसे दिया गया है? जो राज्यों की नई स्थापना होती है, ठीक है, जैसे कि वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बने थे, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ से, ठीक है, ये जो एमपी से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। तो ये, ठीक है, नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार कैसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। और ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो 2 के अंतर्गत दिया गया। ओके दोस्तों, फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है? ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 3 होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो इसका नाम परिवर्तित कर सकती है, उसके, ठीक है, मतलब कि जो सीमा है उसको घटा या बढ़ा सकती है। तो ये सभी जो अधिकार दिए गए, ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसे दिए गए हैं? तो संसद को दिए गए हैं। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि मानी जाएगी? देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम लोग कोई राज्य का निर्माण संसद कर रही है, ठीक है, या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर रही है, उसके नाम में परिवर्तन कर रही है, तो इसके लिए जो अनुच्छेद 368 है, देखिए अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या उल्लेख है? तो इसके लिए अनुच्छेद 368 का, ठीक है, एक तरह से हम लोग को या संसद को सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, संसद यहाँ पे, ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 को साधारण विधेयक के द्वारा, ठीक है, इन दोनों अनुच्छेद के माध्यम से किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है और उसके क्षेत्र में या सीमा में या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पे, ठीक है, आपका आंसर होगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 368 का यहाँ पे संसद को सहारा नहीं लेना पड़ेगा। संसद जो है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में सारे विधेयक के माध्यम से अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर सकती है। ओके दोस्तों, फिर किसने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री हैं भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ये कथन दिया था। ओके दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है, इनका जन्म 1867 में हुआ था, ठीक है, और इनकी जो मृत्यु 1956 में हुई थी। और ये, ठीक है, भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे। इन्होंने, ठीक है, मतलब कि जो हमारे प्रारूप समिति उसका ये अध्यक्ष भी बने थे। फिर किसकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन 27 नवंबर 1947 में राजेंद्र प्रसाद ने किया? देखिए दोस्तों, जब भारत आज़ाद हो गया तो भाषा के आधार पर जो विभिन्न राज्य हैं तो उनके गठन की मांग होने लगी। तो इसको देखते हुए जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। तो वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछ रहे हैं, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति एस.के. धर। न्यायमूर्ति, ठीक है, ये भारत के, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में इन्होंने भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। ओके दोस्तों, फिर 9वें संविधान संशोधन 1960 के दौरान भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया था? ठीक है, तो वो है क्षेत्र बेरूबारी। ओके दोस्तों, बेरूबारी ये पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी एक जिला है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आता है। तो इस क्षेत्र को, ठीक है, भारत सरकार ने ये पाकिस्तान को दे दिया था। और यहाँ पे जो अधिकतर जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी। इसी वजह से, ठीक है, भारत सरकार ने 1960 में यहाँ पे पाकिस्तान को ये हिस्सा दे दिया। ठीक है, और ये हिस्सा वेस्ट बंगाल में था, लेकिन अभी ये जो हिस्सा वो पाकिस्तान में आ गया। 1960 में अगर हम लोग बात करें तो 1960 में सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ था। उस समय भारत के पीएम, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है उनका नाम अयूब खान था। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने करते हैं। आई होप आपको जो हमारा कंटेंट है पॉलिटी का ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट भी और लाइक्स भी देते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपके प्यार की वजह से मैं अधिक से अधिक मेहनत कर पाता हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे जो कंटेंट है पॉलिटी के वो सभी लेके आता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी में, जीएस में, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद।